अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उपचुनाव की घोषणा भले ही अभी ना हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में दोनों बड़े दल सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष आमना सामना करने के लिए तैयार हैं। दोनों में से जिस तरह के मुद्दों का चयन हो रहा है उससे निश्चित तौर पर अभी लग रहा है कि ये पूरी लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम पीडीए पर आने वाली है। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही विषय है। बहन भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव में मुकाबले की तैयारियां चल रही हों, हालांकि चुनाव घोषित नहीं हुआ, हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा के साथ यहाँ का भी चुनाव घोषित होगा, पर सरप्राइजिंगली यहाँ का इलेक्शन घोषित नहीं हुआ। चुनाव भले ही अभी घोषित ना हुआ हो, लेकिन जरा इन लोगों की तैयारी पर नज़र डालिए। 10 सीटें हैं जहाँ पर ये चुनाव होने हैं और 10 के 10 में बीजेपी ने तो अपने यहाँ बंटवारा कर रखा है, 1-1, 2-2 सीट का। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी और माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए 1-1 सीट पर प्रभारी तय कर रखे हैं और ऑलमोस्ट दोनों जगहों पर प्रत्याशी का चयन हो गया है, लेकिन कोई अपने पत्ते खोल नहीं रहा। पत्ते खोले हैं केवल मायावती ने। उन्होंने 5 प्रभारी घोषित किए हैं जो आगे चलकर प्रत्याशी बनेंगे। तो क्या है बीजेपी का मुद्दा और क्या है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस का मुद्दा, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, और ये लोग किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे? बहनों भाइयों, अगर आप ये सोच रहे हो कि लोकसभा चुनाव के बाद मुद्दे बदल गए हैं, तो दरअसल मुद्दे वही हैं यूपी में, और इन मुद्दों में कोई कमी नहीं आई है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो और चाहे वो प्रतिपक्ष की तरफ से हो। मुद्दे वही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो जाति की राजनीति नहीं करती, संप्रदाय की राजनीति नहीं करती, और वो हिंदू मुसलमान की भी राजनीति नहीं करती, ऐसा बीजेपी कहती है। तो फिर बीजेपी क्या करती है? बीजेपी इस बार राष्ट्रवाद की ज्वाला को प्रस्फुटित करेगी और इस बार नेशनलिज्म के एजेंडे को बढ़ाने वाली है। जाति पात पर बीजेपी का कहना कि उन्हें बिलीव नहीं है। क्या वाकई में ऐसा है? वैसे ऐसा संभव प्रतीत तो नहीं होता। उसका कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश भले ही कहने में ठीक न लगे, लेकिन जातियों के आधार पर बटा हुआ एक प्रदेश है, जहाँ पॉलिटिकल मुद्दे विचारधारा के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर तय किए जाते हैं। चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या और छोटे छोटे दल हैं, तो वो तो अपनी अपनी कम्युनिटी की राजनीति का दौर आ गया है कि ये इस जाति की पार्टी है, इस जाति की पार्टी है। छोटे छोटे दल बनाकर अपनी अपनी जातियों को जोड़े हुए हैं। तो क्या ये संभव है कि जाति के बंधन तोड़कर राष्ट्रवाद पर चुनाव हो? ऐसा बीजेपी का एक आउटर पर्सपेक्टिव है जिस पे वो चाहती है कि चुनाव लाया जाए, क्योंकि अगर हिंदुत्व पर और राष्ट्रवाद पर चुनाव होगा तो बीजेपी इसकी बड़ी बेनिफिशियरी पार्टी बनती है, अगर पिच ये है तो। लेकिन पिच अगर जाती है तो बीजेपी को नुकसान भी होता है, बड़ी तेज़ यारकर पड़ती है और स्विंग भी बहुत होती है, और उस स्विंग का नज़ारा आपने हाल ही में लोकसभा के चुनाव के दौरान महसूस भी किया, देखा भी, और बीजेपी ने उसको भोगा भी। अभी जो लगातार बीजेपी की बैठकें हुई हैं, उनकी चिंताओं को भी समझना चाहिए और इसको पॉलिटिकली ऑब्जर्व करना चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी रणनीति को समझना चाहिए। कांग्रेस अब सड़कों पर भी आने लगी है, आंदोलन धरना प्रदर्शन की शुरुआत उन्होंने की है। अब आगे कितना कंटिन्यू करते हैं ये देखने का विषय होगा, लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा उसका पीडीए है। वो इसलिए है क्योंकि उनको उसका मजा मिल गया है। इस चुनाव में जो जीत हुई है, उस जीत ने बड़ी ताकत भर दी है समाजवादी पार्टी के भीतर, राजनीतिक तौर पर भी, और उनके नेताओं में जो बिखराव हो रहा था, इस इलेक्शन के नतीजे ने उनको सीमेंटेड कर दिया है। अब ये ताकत जो मिली है उनको 7 साल बाद, जब से उनकी सत्ता गई थी, 2014 हारे थे, कॉन्फिडेंस लड़खड़ा रहा था, तो मोर और लेस इसको हम 10 साल मान लेते हैं। तो 10 साल के बाद ये ताकत उनको लौटी है। अब वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ उनके सबसे अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और वो उन्होंने अपनी पार्टी के वोट बैंक के साथ, जो उनका कमिटेड वोट बैंक है, उसके साथ वो कुछ नई जातियों को जोड़ने में कामयाब रहे। कौन है वो नई जातियाँ? कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट में पासी कम्युनिटी है, जिसको समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही। और उसके कई प्रमाण हैं कि पासी कम्युनिटी से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी,
3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुशवाहा शाख के सैनी बिरादरी से हैं, इसी तरह कुर्मी कम्युनिटी से भी। ये नया एड ऑन हुआ है समाजवादी पार्टी में, जो पहले उनके साथ 12 तक था और उसके पहले मुलायम सिंह के साथ भी कुछ हुआ करता था। बीच में बड़ा गैप था, उस गैप को 10 साल बाद समाजवादी पार्टी पकड़ने में कामयाब हुई। तो जो पकड़ लिया है, क्या उसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, उसको और धार देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा पोटेंशियल है। अभी तो सिर्फ उनको उसका डिविडेंड मिला है, अभी मूल कहाँ मिला है। अगर ये मूल मिल गया उनको, तो फिर बीजेपी के सामने ये जो पीडीए का चैलेंज है, ये बहुत बड़ा और विकराल होगा। तो फिर आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि बीजेपी इसका मुकाबला कैसे करेगी। तो ऐसा है कि कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है बीजेपी, बहुत ताकतवर है, बहुत रणनीति वाली है, बहुत रिसोर्स वाली है और वैचारिक धरातल पर बड़ी मजबूत पार्टी है। तो उससे निपटना भी इतना आसान नहीं है अपोजिशन से, वो भी तब जब हाल ही में वो पटखनी खाई हो लोकसभा के चुनाव में। तो आज हम ये समग्र चर्चा करेंगे इन दोनों एनडीए अलायंस और पीडीए और एनडीए अलायंस के बीच के जो इश्यूज हैं और कैसे वो अपनी राजनीति को इस वक्त आगे बढ़ा रहे हैं, और जो 10 सीटों पर मुकाबला होना है उसमें किसके पास क्या है। कुछ स्टेटमेंट सुने। विभाजन के आधार पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस माओवादी प्रवृत्ति को यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग हमेशा समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते थे कि उनके पास ये एमवाई है, इसके अलावा उन पर कोई वोट नहीं है। एमवाई को हराना था मुझे, उनके पास भी एमवाई है, मोदी और योगी। तो जब उनके एमवाई को हराना था तो मुझे अपनी रणनीति बदलनी थी। इसलिए पीडीए जो बड़ी आबादी है, 90% लोग हैं, उनकी आवाज़ बन करके वो गठबंधन बनाया। उस पर लगातार हम लोगों ने काम किया, संविधान की बात की, आरक्षण छीनने की बात कही, और जिस तरह उनके साथ भेदभाव हो रहा है कानूनी तरीके से सरकार के प्रशासन से, उन बातों को उठाया। उसका परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में वो आबादी हमारे साथ जुड़ गई। तो कमोबेश वही बातें जो मैं आपसे बता रहा था, दोनों लीडर्स के बयानों से वही बात झलक रही है। वो कह रहे हैं राष्ट्रवाद और बाकी ये सब माओवादी है, और ये कह रहे हैं देखो हमने अपने साथ नई कम्युनिटी जोड़ी है, उनके एमवाई को हराया जो हमारे एमवाई पर बार बार निशाना साधते थे। एमवाई मतलब इनका मुसलमान और यादव, और उनके एमवाई का मतलब है मोदी और योगी। तो आज चर्चा इसी विषय पर। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एमएलए हैं। सीपी राय साहब मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता हैं। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। नावेद शिकोह जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। और कालीचरण स्नेही जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दलित समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित चिंतक हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। तो राजेश जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। तो क्या वाकई में अब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व तो तैयार है पीडीए से सीधा मुकाबला करने के लिए? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके मूल में राष्ट्रवाद तो पहले से ही है। हम तो वो लोग हैं जो राष्ट्र को प्रथम मान के चलते हैं। नेशन फर्स्ट का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, और हम तो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। और जब देश के लिए हम काम करते हैं, राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं, तो राष्ट्र में रहने वाला, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें कहां से जाति आ गई, कहां से धर्म आ गया, कहां से क्षेत्र आ गया। अब ये तो संकुचित मानसिकता का प्रतीक है कि हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे, हम यादवों के लिए काम करेंगे, और इसके अलावा 2-3 जाति जोड़ करके सत्ता पे कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में कभी नहीं रहा है। तो हम तो राष्ट्रवाद को पहले से लेकर के चल रहे हैं, और बिल्कुल लेकर चल के हमारी विचारधारा की आत्मा है राष्ट्रवाद। और आप जात पात की राजनीति बिल्कुल नहीं करते, ऐसा? जात पात के लिए देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए राजनीति में, मेरा ऐसा मानना है। जाति क्या होती है जी? हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत हमारा राष्ट्र है, उसके तो लिए भाई साहब ये बताइए कि ये देश... आप लोग जातिगत सम्मेलन क्यों किया करते हैं? आपके बड़े बड़े नेता जाते हैं, इसी लखनऊ में विश्वेश्वरैया सभागृह है, वो परमानेंट आपके जातीय कार्यक्रमों के लिए बुक रहता है, वो क्या है फिर?
ऐसा नहीं है कि परमानेंट जातीय कार्यक्रमों के बुक रहता है, और किसी जाति का कार्यक्रम हम नहीं करते। तो कौन करता कोई है? किसी जाति का आपके बड़े बड़े कार्यक्रम हो तो लीडर्स बताइए। उसमें जाते हैं, कौन बुलाता है उनको? नहीं 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 नहीं, देखो कोई ओबीसी समाज कहीं एकत्रित हो रहा होगा तो ओबीसी मोर्चा हमारा काम उसके बीच में जाकर के करता है। तो ओबीसी उसमें ही तो, जाति नहीं आती, यही तो OBC जाति वाली समाज बात में बहुत हुई। बड़ा वर्ग आता है, उसमें बहुत बड़ा वर्ग आता है। एक जाति का संगठन कोई हमारे यहाँ तो है नहीं, मुझे नहीं लगता है। मेरी भाई साहब, जानकारी में आपने 10% नाई तो सम्मेलन पार्टी किया, का संगठन- विश्वकर्मा सम्मेलन किया, प्रजापति सम्मेलन किया, कुमार काछी कोरी सम्मेलन किया। मैं कितने तो बताऊं, मेरे पास सबके वीडियो फुटेज भी होंगे। आपने बताया नहीं तो OBC मैंने निकाल रहा था सम्मेलन सबके। ओबीसी सम्मेलन किया हमने, उसके अलावा और भी कई सारे संगठन हमारे यहाँ काम करते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे का सम्मेलन किया, महिला मोर्चे का सम्मेलन किया, युवा मोर्चे का सम्मेलन किया। अब उसमें सब समाज के लोग आते हैं। तो अब ये युवा बात मोर्चा बीजेपी काम की कर रहा है, तरफ से यूथ में कंफर्म काम है करेगा। कि आप जाति व्यवस्था को खारिज करते हैं और इस बार आपका जातिवाद पर कोई यकीन नहीं है, और जाति के आधार पर ना आप टिकट बांटेंगे, न जाति के आधार पर रणनीति बनाएंगे, न जाति के हिसाब से कोई पॉलिटिकल कैंपेन करेंगे। करेक्ट? हमारा स्पष्ट मानना है कि जाति का स्थान राजनीति में नहीं होना चाहिए। हमें सर्व समाज की बात करनी चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। जो लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उनका विरोध होना चाहिए। इतना कैसे बदल गए आप? कहाँ बदल गए? नहीं बदले। मुझे तो यू टर्न मारते दिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यू टर्न नहीं मार रहे हैं ब्रजेश जी। राष्ट्रवाद हमारी पूंजी है ना, हम तो पहले से राष्ट्रवादी पार्टी माने जाते हैं। तो ये जातियों को ब्याज में जोड़े थे सर? नहीं, किस जाति को? जाति तो जब समाज का अंग है वो तो सर्व समाज जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी है? आप बताइए, समाजवादी पार्टी की एक छाप बनी हुई है कि वो एक जाति और एक धर्म की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की बनी हुई है कि वो एक जाति की पार्टी है। और जो पार्टियां काम कर रही होंगी अलग अलग जातियों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस जाति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का समावेश है, समाज के हर वर्ग का समावेश है, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है, और हम सबको सम्मान देकर के हर समाज को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है। ऑल राइट, मैं सीपी राय साहब को आमंत्रित कर लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। ही जो सीनियर, तो उनको पहले मौका मिलना चाहिए। राय साहब, धन्यवाद, आपने समय दिया। काफ़ी दिन के बाद आपको देख रहा हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा है, पहले तो ये बताइए। और दूसरा, ये तो राजेश चौधरी जी बदल गए। मैंने सोचा था कि आज इनसे बड़ी अच्छी बातचीत हम करेंगे, ये तो एकदम यू टर्न मार के वापस निकल लिए। ये क्यों इतना बदलाव इनमें आ गया? राजेश जी, दो तीन बातें कहूंगा। बीजेपी के संगठन की घोषणा हुई थी प्रदेश के, और उस पूरे संगठन की घोषणा आप उसको निकलवा लीजिए। हर आदमी के आगे उसकी जात लिखी थी। ये महामंत्री इस जात के, ये उपाध्यक्ष इस जात के, ये सचिव इस जात के, सबकी लिखी हुई थी। बीजेपी की सरकार की घोषणा हुई, सारे मंत्रियों का ब्यौरा उनकी जात के हिसाब से दिया गया। और जातवाद नहीं मानते हैं तो अनुप्रिया पटेल, राजभर निषाद या उसके बाद अजीत सिंह के बेटे, तो इन लोगों से जो समझौता किया गया है, ये क्या किसी और कारण से किया गया या कुछ सिर्फ जातवाद की वजह से किया गया? क्यों वो लोग किसी जात के नेता या कोई जातियां उनके साथ है? दूसरी बात, एक शब्द बार बार घूम के आ रहा है, राष्ट्रवाद। ब्रजेश जी, आप एक चैनल के हेड हैं, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब है कि राष्ट्र में जिसकी जो जिम्मेदारी हो वो उसका ईमानदारी से निर्वाह करे। आप ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता का निर्वाह करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, भले उसके लिए आप क्या छापा डलवा दिया जाए, तो आप राष्ट्रवादी हैं। लेकिन जो ईमानदारी से नहीं करते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। सरकार चलाने वाले भी अगर सरकार चला रहे ईमानदारी से, जनहित के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो वो राष्ट्रवादी है। डॉक्टर है, अगर इलाज ईमानदारी से कर रहा है तो राष्ट्रवादी है। टीचर अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो राष्ट्रवादी है। और जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा वो देशद्रोही है। तो ये बताइए कि ये जो बदलाव आया है बीजेपी के भीतर, जैसे राष्ट्रवाद की मैं केवल इतनी परिभाषा जानता हूँ। अगर राष्ट्रवाद ये है तो बीजेपी के भीतर इस आए बदलाव को राय साहब आप कैसे देखते हैं? एक प्रधानमंत्री कहते हैं न कोई घुसा है न कोई आया है, ये राष्ट्रवाद है, तो ये राष्ट्रवाद इनको मुबारक। अगर अजीत पवार एक दिन पहले 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है और अगले दिन उप मुख्यमंत्री हो जाता है, तो ये राष्ट्रवाद इनको मुबारक। इस तरह के सारे राष्ट्रवाद इनको मुबारक हो।
लेकिन ये राष्ट्रवाद की श्रेणी में आते नहीं है। अब आप अपना सवाल पूछ लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी के ये परिवर्तनकारी जो उनकी विचारधारा है, अब वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर फोकस करेंगे, तो आप इनका मुकाबला कैसे करिएगा? आपके पास कोई एक्शन ब्रजेश प्लान जी, है? उन्होंने शायद ब्रजेश अपनी जी, गलतियों से सीख ली है कुछ। ब्रजेश जी, काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, एक बार ये 14 में चढ़ा चुके राष्ट्रवाद की हाड़ी, अपनी काट की हाड़ी तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर। अरे 14, 17, 19, 22 इनकी कई बार इनका बर्तन चढ़ा है सर। आपका सर बहुत दिन बाद चढ़ा है। ब्रजेश जी, मेरी बात पूरी हो जाए एक मिनट। इन्होंने पहली बार गुजरात मॉडल अच्छे दिन के नाम पर सरकार बनाई थी 2014 में। 19 में 46 जवानों की शहादत को लेकर के देश में घूमे थे, उसके नाम पर जीत गए ये। इस बार जनता ने इनको 63 सीट से हरा दिया, 63 सीट पीछे चले गए, और उसके बाद तमाम आरोप है कि तमाम सीटों पर घोटाला और घपला हुआ है। और ऐसा आरोप खुद निर्मला सीतारमण, इनकी मंत्री, उनके पति ने भी लगाया है। 79 सीट का आरोप खुद उन्होंने लगाया, निर्मला सीतारमण। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। नाहिद जी, आपका स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर आप बैटिंग कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर आपकी पार्टी ने बड़ा आक्रामक रुख दिखाया था पीडीए पे, उस पर तो बीजेपी जा नहीं रही है, वो अपने कोर इशूज़ पर लौट रहे हैं। कोर क्या उनका? नेशनलिज्म एंड हिंदुत्व। आपके पास मुकाबला करने के लिए कुछ पीडीए के अलावा भी है या पूरा फोकस पीडीए? नहीं ब्रजेश जी, अभी मैं सुन रही थी कि जाति पर भी बात हो रही थी और बीजेपी के प्रवक्ता कहते कि हम लोग जातिवादी नहीं हैं। अरे अगर ये जातिवादी नहीं है तो किस मानसिकता के तहत 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया था? क्यों? इसलिए धुलवाया था क्योंकि उनसे पहले, योगी जी से पहले वहाँ पर पिछड़े और दलित समाज के मुख्यमंत्री रहे, उसका शुद्धिकरण करा रहे थे। कन्नौज में मंदिर गंगा जल से धुलवाया क्योंकि पिछड़े वर्ग से माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के महान योद्धा हैं, वो कन्नौज गए, मंदिर गए, तो उस मंदिर को बीजेपी के लोगों ने गंगा जल से धुलवाया। मैनपुरी में मूर्ति गंगा जल से धुलवाई। और ये आज से थोड़ी बीजेपी कर रही है, तो सालों से कर रही है। बीएचयू में बाबू जगजीवन राम जी, देश के वरिष्ठ नेता दलित समाज से, वो बीएचयू चले गए थे, तो बीएचयू गंगा जल से धुलवा दिया था बीजेपी के नेताओं ने, एबीवीपी के नेताओं ने। तो ये तो इनकी मानसिकता है, जातिवादी तो ये है ही है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति की भी जाति बताई कि हम आदिवासी समाज का राष्ट्रपति बना रहे हैं। इन्होंने मंत्रियों की जाति बताई हाउस के अंदर कि हम फला फला जाति के मंत्री बना रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो बताया कि हम फला फला जाति के मुख्यमंत्री बना रहे। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये क्या बोलते रहते हैं कि हम बना रहे हैं, हमने आदिवासी समाज की महिला को बनाया। अरे हक है, भारत के मूलवासी है, यही पीडीए समाज के लोग, पिछड़े दलित आदिवासी 72% इनकी आबादी है, और यही केवल और केवल भारत के मूलवासी, इनका हक है। एक मिनट, एक सेकंड सुनिए, इनका हक है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक, परचून की दुकान से लेकर बिरला की फैक्ट्री तक इनका हक है, सिपाही से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक। और ये आज ये काबिज होकर रहेंगे। अब ये इनकी गंदी राजनीति बहुत दिन नहीं चलने वाली। ये पीडीए समाज के लोग जिनकी आबादी 94% है, और उसमें मैं 72% आप जो राजनीति कर रही है जाति की, बीजेपी तो वो करके छोड़ गई। देखो हमारे भाई बदल गए हैं, अब उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि जात पात पर कोई विश्वास नहीं है, देश को लेके चलना है। आपने सुना आपने कितनी बढ़िया स्पीच दी राजेश जी ने। पूरी आपने कल ही खोल दी, खुद ही आप इतने विद्वान हैं, क्योंकि आप खुद जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं। वो बेचारे अपनी बात रख रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या? आपने कल ही खोल दी। क्या बढ़िया स्पीच दी राजेश जी ने। राष्ट्रवाद की बात सुनिए, राष्ट्रवाद पे जो बात कर रहे हैं, तो जनमानस तो समझ गए कि राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं भाजपा के, ये सत्तावादी। आप तर्क से जवाब दीजिए ना। मैं तर्क से आपको जवाब दे रही हूँ, सत्तावादी लोग हैं ये जवाब जो है जनमानस ने 2022 के चुनाव में भी दे दिया था बीजेपी को, कि जनमानस समझ गई थी कि इनको 24 घंटा दिन रात सत्ता सत्ता सत्ता, वोट वोट वोट। तभी तो ये जाति की राजनीति करके आपको क्या हासिल होगा? नहीं, कौन कर रहा है? मैं तो देख रहा हूँ कंप्लीट कास्ट पॉलिटिक्स पे आपकी पार्टी। नहीं, मैं आपको बता दूं। मैं पहले देखिए उनका, देखिए राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, विकास है और समरसता है, पूरे देश को एक साथ, नेशन फर्स्ट। हाँ, क्या कहा था? फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। कहाँ ये सारे, कम से कम आप लोग स्टेट फर्स्ट बोलो। नहीं, ब्रजेश जी, बीजेपी के ये सारे जो मुद्दे हैं, बीजेपी दरअसल पार्टी नहीं, एक गैंग है। इनके गैंग से जो सारे मुद्दे जनमानस तो समझ, मैं तो बता रही हूँ। 22 के चुनाव में हम बीजेपी का वोट परसेंटेज गिरा, इनकी सीटें गिरी, समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा, सीटें बढ़ी। अभी 2024 के चुनाव में भी जनमानस और विशेषकर पीडीए समाज के लोगों ने इनको सबक आईना दिखाया और बुरी हार हुई। आज समाजवादी पार्टी
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और देश की आप तीसरे 3 नंबर की कम्युनिटी बड़ी जोड़ पार्टी के हो उनसे गई लड़ है। लोगे? मैं- वो हिंदुत्व का बड़ा प्लेटफॉर्म लाए, एंड्रॉयड लाए हैं पूरा। अरे वो कहाँ हिंदू, सारे ऐप डाउनलोड हो जाते हैं उनके यहाँ। देखिए जो जिस तरह से घबराई हुई है बीजेपी, आप ये समझे ब्रजेश जी, जिस तरह से घबराई और थर्राई हुई है बीजेपी जब से 2024 का चुनाव क्या का रिजल्ट थर्राई हुई है? थर्राई हुई है। अरे भाई पीडीए आराम समाज से बैठा हुआ है, कहाँ थर्राई थर्राए घबराए? थर्राई हुई ना है कहीं बीजेपी। नहीं। अरे सुनिए तो, थोड़ा मुस्कुरा दो भाई, देखो ये दबाव बना रही है कि आप डर गए हो, थोड़ा सा हंसते मुस्कुरा। नहीं अब इनके रोने के दिन शुरू हो रहे हैं बीजेपी वालों के। हाँ। ये थर्राए हुए हैं, घबराए हुए हैं बीजेपी वाले पीडीए से। तो आप जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व, तो ये कहाँ समझते हैं? पिछड़े दलित आदिवासियों को हिंदू कहाँ समझते हैं? ये नहीं समझते इनको हिंदू, ये तो सिर्फ अरे वो पैर धुलते हैं प्रॉपरली, आपने अरे, देखा है? वो आपको खाली तो वोट आपको के तो लिए, ये सब दिखता ही नहीं है। ब्रिजेश जी, वो खाली वोट के लिए दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री आवास जाकर अपने उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसने आत्मदाह कर लिया, मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। हम गए थे, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था केजीएमयू, मृत्यु हो गई उसकी। इस तरह के तमाम ऐसे केसेस हैं जहाँ पिछड़े दलित धन्यवाद समाज आपका। के लोगों मैं की- कालीचरण जी को लोगों आमंत्रित की करता हूँ। बहुत सुनवाई नहीं शुक्रिया। हो मैं रही दूसरे है। चरण में आपको नहीं, बाकी एक मौका सेकंड, दूंगा। एक मैम सेकंड, थैंक यू, हिंदुत्व की थैंक यू। आपको केवल मैंने 10 सेकंड। ज्यादा समय दिया, 10 सेकंड। 1 मिनट अधिक लिया आपसे। सिर्फ 10 सेकंड आप लूंगी, प्लीज इससे रुक ज्यादा जाएं। नहीं, 10 सेकंड ओके, ज्यादा ठीक। नहीं। आप जो हिंदुत्व की बात करें तो इनको तो सारे भगवानों ने नकार दिया। शुरुआत श्री राम जी ने अयोध्या से की, महानगरी महाकुंभ, और जहां संगम है, संगम नगरी इलाहाबाद में, वहां नकार दिया बीजेपी को। हरिद्वार में गंगा जी ने नकार दिया बीजेपी को। और किसको जिताया? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को जिताया गंगा जी ने। काजी निजामुद्दीन काजी के नाम पर इतना फोकस कर रही हैं और बद्री बाबा ने भी, और ये बड़ा जोर बद्री दे के ये बाबा ने शब्द भी- बोल रही है काजी। बद्री- क्या फिर से बोलिए? काजी निजामुद्दीन को ये जिताया। कहने की क्या जरूरत है नहीं, ये आपको? बीजेपी को समझना चाहिए ना कि गंगा आप जी ने क्या कहना आशीर्वाद चाहती दिया। हैं? गंगा जी ने अच्छा, आशीर्वाद कालीचरण दिया। जी को बद्री- बुलाया। बद्री अब थैंक बाबा ने यू। भी अब आप रुक आशीर्वाद गए, दिया। आपको मैंने समय दिया। नकार दिया अब बीजेपी कालीचरण जी की बारी है। कालीचरण जी धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अब आपके सामने 2 विचारधाराएं हैं। एक जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है, उनके पास है हिंदुत्व और नेशनलिज्म, सबका साथ सबका विकास, नेशन फर्स्ट। इनके पास है पीडीए। आप बताइए कि जनता किसके साथ जाए? देखिए, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस महत्वपूर्ण डिबेट में। असल में देखिए, बात यह है कि दलित समाज ना तो हिंदुत्व में है और ना हिंदू है। वो ऊपरी तौर पर गिनती के लिए या कभी लाभ के लिए गिन लिया जाता है। यदि हम हिंदू हैं तो मंदिरों में प्रवेश करने में परेशानी, घोड़ी पर चढ़ने में परेशानी, सब जगह परेशानी ही परेशानी भुगत रहे हैं। तो यह हिंदुत्व के खोल में और माने हिंदू के खोल में फिट होने वाले हम लोग नहीं हैं और ना कभी किए गए। मैं मुख्यमंत्री जी का अभी सुन रहा था कि माओवादियों ने यह जातिवाद फैलाया है। मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज़ को जानते हैं कि माओवादी नहीं, मनुवादियों ने जातिवाद फैलाया है इस देश में। मनुवादी जिम्मेदार हैं इसके लिए। देखिए, समय की बात है, यदि हम हिंदुत्व में हैं, हम हिंदू हैं और सब राष्ट्र है, फलाना है, तो दलितों का जो कोटे में कोटा के जो अभी अभियान चला है इनका, सुप्रीम कोर्ट को माध्यम बना करके, तो हम लोगों ने जो स्ट्राइक की थी उसको आशीर्वाद देते। भाई कह तो रहे थे, कह रहे थे कि भाई ठीक है, हम अपने इसको जो है नहीं आने देंगे, ये होंगे। लेकिन पटना में देखिए लाठी चालन हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राजनीतिक दल कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि माहिर है, बताइए किस मंदिर में जाने पर रोक है? काशी विश्वनाथ जाइए, कोई आपकी जाति नहीं पूछता। आप राम मंदिर जाइए, अयोध्या, कोई जाति नहीं पूछता। तो किन दलितों को रोका जा रहा है? इन दोनों जगह कोई जाति पूछकर एंट्री नहीं है। यदि आप बहुत प्रसिद्ध हैं, देखिए ये जाति पूछकर नहीं, बात ये नहीं है। आखिरकार पीएल पुनिया साहब, माननीय पुनिया साहब जब जगन्नाथपुरी गए तो क्यों रोका गया? राष्ट्रपति जी को पुष्कर में क्यों रोका गया? ये प्रसिद्ध लोग हैं। यदि प्रसिद्ध चेहरा कोई है, पहचाना हुआ, तो रोक दिया जाएगा। यहां तक कि इंदिरा गांधी को भी जाकर के जगन्नाथपुरी में रोक दिया गया था, महिला होने के कारण और दूसरी बात होने के कारण। तो ये बहुत विचित्र बात है। तो देखिए, आज भाजपा के बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई दलित चेहरा है? क्यों नहीं सर? ब्रजलाल जी हैं, देखिए उप मुख्यमंत्रियों का जो असीम अरुण है, बड़े डायनामिक हैं, तमाम IPS अफसर रहे हैं दोनों। देखिए नहीं, जैसे ओबीसी में जब है तो मान्य चेहरा माना जाता है, जैसे माननीय केशव प्रसाद मौर्य। अब यहाँ इनका देखिए, जब उप मुख्यमंत्रियों का विभाजन हुआ, दलितों को यदि तवज्जो देते तो एक उप मुख्यमंत्री इनका भी बना देते।
अरे आखिरकार जो समाज 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका है उसका एक उप मुख्यमंत्री भी हो जाता। अरे सर ऐसे ही 2 में परेशानी है सर, आप एक और चाहते हो क्या करना, मतलब क्या चाह रहे हो? 2 ऑलरेडी हैं सर, इतना समझ रहे हैं क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, एक और मांग रहे हो। कुलपति नहीं, कितने डीएम हैं, कितने डीएम हैं 75 जिलों में, कितने डीएम बनाए हैं 75 जिलों में, कितने एसपीओ को अधिकार दिया है? नहीं, उस पे सर एक विषय ये है कि वो सरकार ये मानती है कि वो अफसरों की मेरिट के आधार पर पोस्टिंग देती है, मेरिट। नहीं तो डिमेरिट है क्या हर प्रकार का? अरे भाई 4 बार शासन चलाया है और बड़ी अच्छी तरह से चलाया है, और दलितों के बल पे दलित मुख्यमंत्री ने चलाया है। सारे आईएएस अधिकांश दलित ही हुआ करते थे और खूब चला करके दिखाया, सारी दुनिया ने देखा है। अयोग्य कहाँ है भाई? मौका दीजिए। तो यही सब तो ठेल ठेल के मायावती को गिरा दिए थे। हमारे राष्ट्रपति क्या हाल किया इन लोगों ने मायावती जी का? नहीं वो बात नहीं, तो देखिए सबको सबक मिलेगा, मिला है, सबको सबक मिलेगा। ऑलराइट सर, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। नावेद शिकोह जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। नावेद जी, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब इन 2 विचारधाराओं को आप सामने लाते हैं तो इस वक्त दोनों दलों की तैयारी और अपने अपने मुद्दों को धार देने की कितनी इनकी आपको इनके अंदर जिजीविषा दिख रही है? देखिए, राष्ट्रवाद तो जाति की राजनीति के आगे नहीं टिक पाएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद की भी परिभाषाएं अलग अलग हैं। जो पीडीए चलाने वाले हैं उनका ये कहना है कि राष्ट्रवाद वही है कि सबको बराबर का सम्मान मिले और सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले, इसको राष्ट्रवाद वो कहते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं उनकी जगह भी अपनी बात सही है कि राष्ट्र तब तरक्की कर सकेगा जब जातियां बटे नहीं। समाज अगर जातियों में बट जाएगा तो हमारा देश भी कमजोर हो जाएगा, ये उनका नजरिया है। पीडीए वालों का नजरिया यह है कि यदि जातियों में किसी को ऊपर बैठा दिया है, किसी को नीचे बैठा दिया है, किसी को हिस्सेदारी ज्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है। राष्ट्र इससे भी कमजोर होगा। अब ये नजरिया है, आप जो भी मान लीजिए। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति कभी थमी ही नहीं। अगर आप जिक्र करोगे कि 10 साल में थम गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। असल में क्या है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, एक्स्ट्रा केयर किया जाता है उनका, क्योंकि वो कमजोर हैं, वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। तो पिछड़े और दलित समाज ये चाहता है कि एक्स्ट्रा केयर किया जाए, वो जो कमजोर हैं उनको आगे, उनको ताकत दी जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और वो ये नहीं देखते कि कांग्रेस हमारे साथ ये करे, हमारे साथ एक्स्ट्रा केयर कर रही है, या सपा कर रही है, या बसपा कर रही है, या बीजेपी कर रही है। अमित शाह जी आए 2014 से पहले और यहां बैठे लखनऊ में, और उन्होंने पूरी जाल बिछा दी जाती की, और उन्होंने कहा हम सम्मान देंगे आपको, पिछड़ों को, दलितों को हम राजनीति में भागीदारी देंगे, टिकट देंगे, मंत्री बनाएंगे, और हमारी सरकार में आपको बराबर की हिस्सेदारी और आपको लाभ मिलेगा। सब आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। यानी जाति की राजनीति उसको कह दिए, या पिछड़ों और दलितों के उत्थान की बात कह लीजिए। नकारात्मक अगर आपको कहना है तो आप कह दिए कि अमित शाह ने जाति की राजनीति की, जातिवाद किया। और अगर आप ये कह लीजिए कि पिछड़ों और दलितों को सम्मान दिया, उनको भागीदारी की, उनके हक की बात की और उनको हक दिलाया। आप अभी देखें तो अभी राजेश चौधरी जी भाई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो, लेकिन आप जो बात कह रहे हो ना उसको वो खुले तौर पर नकार रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अब नहीं, अब वो उस विचार को फॉलो नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं ना, राजेश जी तो बहुत बड़े, उनके बराबर तो नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं, हम पिछड़ी जाति से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री जो है वो पिछड़ी जाति का है। तो अब आप जातिवाद किसको कहेंगे? जाति या ऐसा तो नहीं है कि ये नैतिकता के तौर पर ये बात ना बोलते हो कि साहब ठीक है हम जातिवाद नहीं करेंगे, अंदर कर रहे हो? कर तो रहे हैं, और मैं उसको नकारात्मक नहीं लूंगा, मैं उसको सकारात्मक लूंगा। कोई भी किसी, मैं फिर यही कह रहा हूं, किसी परिवार में जो कमजोर सदस्य होगा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश को सकारात्मक कहा जाएगा। अगर कोई समाज नेशन फर्स्ट है ना उनका, तो राष्ट्र भी ऐसे ही बढ़ेगा। राष्ट्र क्या होता है? ईंटे, पत्थर, ठूठ, पेड़, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्र उस समाज के लोगों से जुड़ा हुआ है। इनके लिए क्या कहें, तो कंप्लीट जातिवाद की राजनीति में इनका तो मतलब सुबह शाम नहीं, ये ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कोई भी इनका बस चले तो ये दाल और सब्जी के नाम बदल। पिछड़ों को अगर अगड़ों के बराबर में खड़ा करने की कोशिश कोई कर रहा है तो राष्ट्र के प्रति वो अच्छा काम कर रहा है। वो
कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ा रहा है, उसको आप कुछ भी कह लीजिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों के अंदर पिछड़ों दलितों को सम्मान दिया या उनको पद दिए तो उसकी भी तारीफ करनी होगी। और अगर 10 साल में पिछड़ा और दलित समाज ये लगने लगा कि हमें वो नहीं मिल रहा है, आरक्षण के ऊपर खतरे, तमाम इस तरह की बातें, संविधान के ऊपर सवाल, ये मुद्दे उठने लगे, यानी पिछड़ों और दलितों को लगने लगा कि हमें जमीनी स्तर पर वो चीज नहीं मिल रही है जो कमिटमेंट किया गया था भारतीय जनता पार्टी। वीरेन जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वीरेन जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इन दिनों देख रहा हूं कि मैं एनडीए का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व फिर बहुत आक्रामक तरीके से सामने आया है, और जैसा कि राजेश जी भी अभी कह रहे थे कि वो जातियों पे व्यवस्था पे बिल्कुल यकीन नहीं है, वो सबका साथ लेके आगे बढ़ेंगे, और अपोजिशन कंप्लीटली पीडीए पर फोकस है। तो आपको क्या लगता है कि ये इन्हीं दो मुद्दों के आधार पर ही हम आगे के चुनाव में जाने वाले हैं या कुछ नया भी है? ब्रजेश जी, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये हर कोई देख सकता है कि भाजपा का जो एक्शन है, जो लाइन है, वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की ओर जा रही है। बहुत साफ है कि एक बुलडोजर का जो योगी की पहचान बनी बुलडोजर बाबा की, वो और तेजी पकड़ रहा है। और जहाँ तक बात है मंच से भाषण देने की, ये सब चीज़ें वहाँ रहती हैं, लेकिन जब ये टिकट देंगे तो इनको भी जाति ही देखनी पड़ेगी। अभी 10 सीटों पर उपचुनाव है, सुरक्षित सीट पर भी ये देखेंगे किस जात का कितना वोट है, और सामान्य सीट पर भी देखेंगे कौन जात का कैंडिडेट वहां जीत सकता है। तो जो हिडन चीज है, जो छुपी हुई बात रहती है, वो जाति ही होती है। सामने बात राष्ट्रवाद की जाती है, सबके साथ सबके विकास की जाती है, और टिकट जात के आधार पर दिया जाता है। जिस देश में ये कहा गया हो कि राजनीति एक सेवा है और नेता जन सेवक हैं, किताब में भी लिखा है, हम लोग पढ़े भी हैं, लेकिन इस सेवा में खाली सत्ता है। सत्ता पाने के लिए, सत्ता में रह के जो मेवा है, उसके लिए ही रात दिन नेता काम करता है। सत्ता छोड़ के कौन सेवा करना चाहता है? सच्चाई तो इसी बात की है कि सत्ता जात के उस हर विभाजन का फायदा उठाती है जो उसको लाभ पहुंचाती हो, वोट दिलाती हो जी। और उसी हिसाब से देखिए, नारा चला, मायावती ने तो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी तैयारी, उसकी उतनी भागीदारी, सब अलग अलग जमाने में आया। लेकिन हमने वो दौर भी देखा जब 2014 में मोदी के नाम का ऐलान हुआ और एक तेजी से राष्ट्रवाद, हिंदुत्व सारा उफान पर आ गया, और इस देश के लोगों ने आंख बंद करके बीजेपी को वोट दिया, बहुमत के साथ सरकार दी। कांग्रेस के लगातार शासन से वो लोग उबे हुए थे। मोदी इस देश में करोड़ों लोगों की भावनाओं पर सवार होकर आए थे। उनका जो राष्ट्रवाद का नारा था, उनकी जो इच्छा शक्ति थी, मजबूत मुख्यमंत्री की पहचान थी, वो 2019 तक बरकरार रही। इस दौरान कई और सारे मुद्दे आ गए और सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई। उसके बाद 2019 में फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती। फिर उसने राम मंदिर भी बनवा डाला, सब कर डाला, लेकिन 2024 में उसका बहुमत नहीं आया। यूपी में तो बीजेपी बुरी तरह हार गई है। ये बात हर किसी को मालूम है कि जो पीछे चला गया उससे सबक लो, और आगे 2027 का यूपी का चुनाव है। ये चुनाव अगर इस माहौल में लड़ा गया, जबकि दलितों के घर भोजन भी बीजेपी के नेता बहुत किए, फ्री का राशन भी दिए, फिर भी दलित वोट खिसक गया उनसे, ओबीसी भी काफ़ी खिसका। अब 27 में वो कैसे वापस आए? या तो धर्म, या तो राष्ट्रवाद, या तो बुलडोजर हिंदुत्व। यही 2-3 चीजें हैं जिन पर इस समय बीजेपी काम कर रही है। और गुटबाजी और मतभिन्नता जितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां होती, कांग्रेस में भी रही है और ये भाजपा में भी रहती है,
बीच बीच में मान मनौवल होता है, ये सब तो चलता है। अब तो सब ठीक हो गया है। अब ब्रजेश जी, छेद बंद करना जरूरी है। पता नहीं क्या ठीक हुआ, छेद पहले जो बंद हो, जो सरक गया वोट, उसको तो लाने के लिए भाजपा को संघ के सहारे की जरूरत पड़ी है। अब समन्वय तेजी से शुरू हुआ है, देखिए आगे क्या इसका असर होता है। एक चीज आप इस बात को बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जब पीडीए का नारा दिया था तो उनकी पार्टी से लेकर विपक्ष की पार्टियों ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया और कहा जाए तो मजाक उड़ाया, लेकिन वो पीडीए अचानक से सफल हो गया, जिसमें अखिलेश एक बड़ा चेहरा थे। बसपा से आए हुए कई बड़े नेताओं को उन्होंने टिकट दिया और समझदारी से जो टिकट वितरण हुआ समाजवादी पार्टी का, उसका नतीजा था कि वो लोग 37 सीटों पर जीत गए और उनके कंधे पर लदकर कांग्रेस भी 6 सीटें जीत गई। कांग्रेस के पास तो एक ही लोकसभा थी। राहुल गांधी भी अब अपने उभार की ओर बढ़ रहे हैं। अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो सीपी राय साहब नाराज भी हो सकते हैं। तो उनका भी उभार चालू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चुनाव कांग्रेस ने अखिलेश के सहारे से जीता और अभी उनको कुछ दिन और सहारे की हो सकता है जरूरत रहेगी। ये भ्रम उनको नहीं पालना चाहिए कि कुर्ता पैजामा पहनकर घूमने वालों के पास अंगूछा खरीदने का दम नहीं है। अभी उनको सत्ता में आने में बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। जी ब्रजेश जी, इस समय अचानक से एक चीज और देखी कि योगी मुख्यमंत्री के तौर पर और आक्रामक नजर आ रहे हैं। उनका बुलडोजर तेजी से चल रहा है, कानून व्यवस्था को उन्होंने प्राथमिकता दी है और ये 10 सीटों के उपचुनाव को उन्होंने प्रतिष्ठा का भी सवाल बनाया है। और ये जानकारी भी साफ आई है कि इस बार कैंडिडेट योगी के इच्छा से होगा, यानी कि उनका चयन इसमें महत्व रखेगा, जो पिछली बार लोकसभा में बातें कही गई। तो अब ये देखना होगा कि ये बातें, ये चीजें दोनों को, राष्ट्रवाद और पीडीए को किस मुकाम पर लाती हैं। लेकिन जो सत्ता में रहता है उसको हरदम सुधार करना पड़ता है, क्योंकि उसको कानून व्यवस्था से चुनौती मिलती है, उसको भ्रष्टाचार से चुनौती मिलती है, उसको जातिगत व्यवस्था से चुनौती मिलती है। और भाजपा अब दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में है। अब बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, कार्यकर्ता से लेकर आम आदमी को क्या लाभ पहुंचा है उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, उस पर आना पड़ेगा, तब वोट मिलेगा। वैसे जहां उम्मीद थी वहां भी हार गए। अशरफ के साथ जो दुर्घटना हुई अतीक अहमद वाली, वहां भी देखिए प्रयागराज में बीजेपी हार गई। फिर मुख्तार अंसारी मर गए, वहां मऊ में भी बीजेपी हार गई। बीजेपी के साथ आजम खां के लेकर कितना बवंडर मचा, जेल गए और उनकी तमाम सारी जमीनों पे लूटपाट की शिकायत आई, सब आई, लेकिन बीजेपी रामपुर में भी हार गई। कहराना, सहारनपुर और अयोध्या, वो भी बीजेपी हारी। तो ये चीजें बीजेपी समझ गई है कि अब इन चीजों से बात नहीं बनेगी, अब कुछ और अलग करना होगा। तो अलग क्या मतलब? अलग का मतलब बुलडोजर की टंकी फुल करानी पड़ेगी। अब तो स्वाभाविक है कि यही एक मुद्दा चल रहा है और मीडिया में छाया भी है और योगी की छवि को भी यही चमकाता है। तो योगी के ही नेतृत्व में चुनाव होना है, तो स्वाभाविक है कि चलेगा तो यही वाला मुद्दा। बहरहाल सुनिएगा, एक रचनाकार हैं, उन्होंने लिखा है कि बैठे जो आके पेड़ पे ऊंची उड़ान से और बेहाल थे वो सारे परिंदे थकान से, और फसलें तबाह हो गई पानी में डूबकर, बरसे हैं मेघ टूट के जो आसमान से, और सम्मान खो के रह रहे संपन्न हो के तुम, हम मुफलिसी में भी जीते हैं किसान से, और आखिर में हस्र उनका भी हुआ वही, रहते थे जो सबके बीच बहुत गुमान से।
बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक हैं। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पहले चरण में सबसे बात करके एक विषय मुझे लगा, स्पेशली कालीचरण जी से बात करने के बाद, कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये आपका वैचारिक धरातल तो ज़रूर है, लेकिन ये जो संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर एक नैरेटिव फैला था ना, इसकी काट आप अभी तक नहीं खोज पाए। देखिए, संविधान और आरक्षण के नाम पर जो झूठ फैलाया था वो जनता सब जान गई है। आज तो मोदी जी सरकार में आ गए, तीसरी बार सरकार बनी है, रिकॉर्ड बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने कि हम तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो ये जो काट की हानि थी वो एक बार चढ़ गई। मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को सुन रहा था, वो परिवारवाद, समाजवाद इसकी बात कर रही थी। समाजवादी पार्टी तो बलात्कारवादी पार्टी बन करके रह गई है। महिलाओं की इज्जत को खतरा किसी से है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही है। अयोध्या के अंदर बलात्कार करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, रंगे हाथ पकड़े जाते हैं कन्नौज के अंदर डिम्पल यादव के पूर्व प्रतिनिधि, और उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। ये जानती है उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पहले से इतिहास रहा है। इनके पूर्व नेता ने भी कहा था कि बच्चों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो ये लोग आज किस तरफ ले जाना चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश को और देश को, ये जनता बखूबी बहुत अच्छी तरह से जानती है। और जहां तक बात अपने कालीचरण जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय कहा, मैं समझ चाहता हूं कि उस विषय को एड्रेस करें। जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा 4 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, इसमें कोई संदेह नहीं, और पहली बार हमने ही बनाया था, वो गलती हमने ही की थी। कालीचरण जी समाजवादी मतलब एक दलित महिला को सीएम बनाना गलती थी, अच्छी तरह से जानते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? गंगा जल से इसीलिए धुलवाया था ना मुख्यमंत्री आवास। बीच में कभी राष्ट्रपति के लिए भी यही कहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो उनका नाम है मायावती। अरे जिस तरह से जातिवाद का जहर इन लोगों ने घोला, अभी झूठ बोल रहे हैं कितने सफाई से मंदिरों के अंदर आपके चक्कर में पूरी पार्टी कुर्बान कर दी। मुझे बताओ मंदिर का नाम किसके अंदर नहीं दिया जा रहा है? राम मंदिर बना अयोध्या के अंदर, उसके ट्रस्ट के अंदर भी दलित है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी दलित था। मेरे यहाँ भगवान कृष्ण के मंदिर के अंदर दर्शन करने के आइए, कौन रोक रहा है? जाइए विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए, कौन रोक रहा है? काशी में जाइए, कौन रोक रहा है? ये लोग केवल उन भोले भाले गरीब लोगों को भैंका करके उनको पिछड़ा और दबा कुचला ही रखना चाहते हैं, क्योंकि कालीचरण जी राजेश जी, रोटी उसी से चलती है। आपने ये मायावती को लेकर जो पर्सनलाइज अटैक किया, राजेश जी, उनके बच्चे ना पढ़ लिख कर राजेश जी एक सेकंड, ये मायावती को लेकर आपने जो टिप्पणी की है किसी भावना में बह के तो नहीं की? आप चाहें तो अपना बयान वापस ले सकते हैं। ये काट्य सत्य है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो मायावती के शासन में हुआ है, समाजवादी पार्टी के शासन में भी हुआ है। ओके, भयंकर। मैं कालीचरण जी को आउट ऑफ टर्न लाना चाहता हूं। भ्रष्टाचार को मान्यता देने थैंक यू सर, एक सेकंड सर, आप ही ने तो बनवाया था सर, आप ही कह रहे हो तो हमने बनवाया है उनको सीएम, अब आप ही करप्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, गलती से हमने बनवाया। ओके, मैं कालीचरण जी को लाना चाहता हूँ आउट ऑफ टर्न। आज उसी का परिणाम है कि आज मायावती कहीं नजर नहीं आ रही। अरे सर, आपके चक्कर में क्या तो उन्होंने अपना कर लिया, और आप उनकी शहादत को भी कह रहे हो मलेरिया हुआ है। ओके, कालीचरण जी मदद करते करते बेचारी बर्बाद। कालीचरण जी, भाजपा की मदद सर ये क्या तो बोल रहे हैं बीजेपी वाले सर? नहीं, राय साहब शांत हो जाए, राय साहब प्लीज, मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, हम कालीचरण जी को लाते। कालीचरण जी बोलिए। राजेश जी धन्यवाद। राजेश जी, अरे राजेश जी धन्यवाद, थैंक यू राजेश जी, धन्यवाद। कालीचरण जी आप बोलिए। देखिए, आपने बताया कि भाजपा के प्रवक्ता एमएलए भी हैं, तो उन्हें एक संयत और संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बात ही एक मुख्यमंत्री को जो 4 बार मुख्यमंत्री सर्वाधिक भ्रष्ट कह रहे हैं, अब इन्हें लग रहा है कि बहन जी ने कहा है कि उपचुनाव में हम उतरेंगे, प्रचार में जाएंगे, अब बी टीम बनकर के इनकार कर दिया, तो लग रहा है इन्हें कि अब बी टीम हमें नहीं मिलने वाली, अब वो जाकर के स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ने वाली है। अरे भाई, उनकी बात तो सुनिए आप। राजेश जी, आप बीच में तो नहीं बोलते थे, आज क्या हो गया? आप इनको बोलने दीजिए। प्रवक्ता का सवाल नहीं है, आप
आप हमारी वो हमारी आइकॉन है। सुनिए, हम दलित प्रवक्ता हैं, हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, वो हमारी आइकॉन है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। अपनी आइडेंटिटी भी समाज को नहीं बताना नहीं नहीं, अरे वो प्रोफेसर हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। कालीचरण जी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, चिंतक है। नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। राजेश जी प्लीज, राजेश जी प्लीज, राजेश जी प्लीज शांत होइए। राजेश जी प्लीज, आपको छद्म भेष में किसी ने आपको कह दिया है कि डिबेट में ऐसे करना है, इंटरप्ट करना है। नो थैंक यू राजेश जी, करना चाहिए। राजेश जी धन्यवाद। आप कृपया संयम बरतें और कालीचरण जी को बोलने दें। कालीचरण जी आप बोलिए। देखिए, यही रवैया है भाजपा का, इसी को मनुमानसिकता कहते हैं। इन्हें दलित बोलता हुआ दलित अच्छा नहीं लगता, डिबेट करता हुआ, तर्क करता हुआ दलित अच्छा नहीं लगता। इनको घिघियाता हुआ, मिरमिराता हुआ और फटे हाल दलित अच्छा लगता है। बहन जी पर जो टिप्पणी की है वो हमारे मैं दलित बुद्धिजीवी हूँ, वो हमारे स्वाभिमान की प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे दलितों का अपमान किया है, भारत के दलितों का, वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन बहन जी का एक कद है जिसको प्राप्त करने में अभी और लोगों को सैकड़ों साल लग जाएंगे। वो दलितों की आइकॉन है, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। कल तक तो वो जनता बता रही है कद हर चुनाव में। कल तक आपकी बी टीम कबड्डी के हो रही थी, हर चुनाव में जनता उनका कद बता रही है, बताने की आपको जरूरत नहीं है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हाँ, तो चुनाव में ये भी बताएगी चुनाव में, क्योंकि चुनाव में देखिए खड़ा हो गया डिबेट में। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि इस तरह के पर्सनलाइज बात। नहीं, गलत बात, मैंने तो मना भी किया। गलत बात भाई, यही तो हाल है। इन्होंने यही माना कि दलित जो है इनके सामने मुहजोरी ना करे, इनको दबा कुचला दलित अच्छा लगता है, जो मुँह ना बोलना जानता हो। बहन जी मुँह बोलती हैं, ठिकाने लगा दिया। समाज से आते हैं भाई साहब, जो मनुवादी थे, हम भी ओबीसी समाज से आते हैं भाई साहब, हम भी दबे कुचले हैं, हम भी पिछड़े हुए हैं समाज में। अरे पर आप दलित आइकॉन को ऐसे कैसे कह दिए भाई? ये समस्या की बात है। आप मोस्ट करप्ट कह दिए तो अभी तक उनको जेल क्यों नहीं भेजा? अगर मोस्ट करप्ट थी तो आपको पता होना चाहिए कि दलित वर्ग का सुनिए जिन्होंने भ्रष्टाचार। राजेश जी, आज आप जानबूझकर उनको इंटरप्ट कर रहे हो ताकि वो बोलने ना पाए। व्यवस्था में दलित आप बोलो कालीचरण जी, बिंदास बोलो आप। चौधरी तो साहब, नीचे लिखिए बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता। चौधरी साहब, आपको यह समझना चाहिए, सुनिए, आपको यह समझना चाहिए कि दलित बुद्धिजीवी और दलित प्रोफेसर आपकी इस मनुवादी व्यवस्था में कैसे बनता है। इस पीड़ा को मैंने झेला है और आपको भी पता होगा। तो आपको एक दलितों का सम्मान करना सीखिए, बुद्धिजीवियों का सम्मान करना सीखिए, और आप अपने मौर्य साहब से सीखिए। अभी उनका क्या स्वर था, अभी बदला हुआ है। किस तरह से उनको बेइज्जत किया गया और किस तरह से परेशानी पैदा हुई, बार बार नहीं जा रहे हैं। आप कालीचरण जी को सम्मान दीजिए भाई। धन्यवाद। असीम अरुण में दलित नजर नहीं आता है। अनुप्रिया पटेल क्या कह रही थी? नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपको बेबी रानी मौर्य में दलित नजर नहीं आता है। के बाद भी बहुजन समाज का एक पार्ट है, वो भी महिलाएं दलित गवर्नर रही है उत्तराखंड की, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, वो आपको नजर नहीं आएगा। कल के दिन राष्ट्रपति गहलोत के रूप में। धन्यवाद सर, आप दोनों लोग कृपया ऐसा ना करें। हम दलितों पर डिबेट नहीं कर रहे हैं सर, आप लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, आप दोनों बड़े सम्मानित लोग हैं, आप रुक जाएं। आप, मैं राय साहब को आमंत्रित करता हूँ। राय साहब, ये तो मामला ही कहीं और ले गए। मैं कुछ डिबेट कर रहा था, ये क्यों तो ऐसा कह दिया इन्होंने राजेश जी ने? नेशन फर्स्ट में आता होगा। अब इनको ओबीसी याद आ गया। नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट में ही आता होगा किसी दलित का अपमान। कालीचरण जी प्लीज। हाँ, शिक्षक का अपमान करना, और नेशन फर्स्ट ही है इनका। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 45 साल का सबसे बड़ा कर्जा, 54 लाख करोड़ कर्जा था 2014 तक, और 10 साल में बढ़ के 210 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। ये इनका नेशन फर्स्ट है। सबसे बड़ी बेरोजगारी नेशन फर्स्ट है। हर घंटे 9 औरत के साथ बलात्कार होता है, इनका नेशन फर्स्ट है। हर घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करता है और 4 किसान आत्महत्या करता है, इनका नेशन फर्स्ट है। ये सब इनका नेशन फर्स्ट है। जहां तक इनके हिंदुत्व का सवाल है, उसका इस्तेमाल इन्होंने कर्नाटक में भी किया, हिमाचल में किया, बल्कि बजरंग ये जो बहन जी के लिए इन्होंने कहा, ये क्यों तो ऐसा कह दिया? जहां तक पीडीए का सवाल है, सुने तो सर, ये बहन जी के लिए ऐसा क्यों राजेश जी ने बोला? ब्रजेश जी, जहां तक पीडीए का सवाल है, अखिलेश यादव जी को एक दिन मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि पिछड़े का मतलब, अगर पीडीए में पिछड़ा है, दलित है, तो एक का मतलब है अगड़ा, एक का मतलब आदि आबादी, एक का मतलब अल्पसंख्यक, एक का मतलब है आदिवासी, तो सब तो उसमें शामिल हो गए। अखिलेश यादव जिसके बारे में आप मुझे कई बार कंफ्यूज कर देते हो कि आप समाजवादी पार्टी में हो कि कांग्रेस में।
मैं कई बार बड़ा शहर में आप बैठे हैं, जिस शहर में आप बैठे हैं, पिछले 7 साल में बीजेपी का कोई एक काम गिना दीजिए जी। तो पिछले समाजवादी पार्टी सरकार का काम तो दिखता है, लेकिन उनका बीजेपी का ऐसा कोई बड़े काम लंबे नहीं। समय समाजवादी अगर पार्टी कैंसर इंस्टीट्यूट बना है सर, धन्यवाद सर। कैंसर इंस्टीट्यूट किसी खास जांच के लिए बना सर है क्या? शुक्रिया सर। मैडम अब आप बोले, राजेश जी के कुछ काउंटर कर, आप क्या कह रही थी सर? नहीं, मैं सुन रही थी अब जिस ये तो जिस बहन जी प्रकार तो बोल की दिया, पूरा डिबेट ही नहीं, घुमा जिस दिया। प्रकार से पुनः मानसिकता उजागर हुई आपके डिबेट में, पिछड़ा अरे दलित आपके विरोधी दुश्मन को कहा, मानसिकता। आपको तो खुश होना नहीं, चाहिए। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो लोग भी भाजपा में शामिल है, जो अब ये देखिए, चुप कराइए, मैं नहीं, राजेश जी, इस तरह मैं डिबेट नहीं राजेश जी, करूंगी। ये आपको किसी ने कुछ बता दिया है क्या कि सबके बीच में बोलना है? आप बोल लेने दो उनको, नहीं मैं तो अब जवाब इस तरह नहीं। तो बोलने दीजिए उनको। इनका एक आवाज सेकंड, कम करिए। आप कालीचरण जी के बारे में भी यही कर रहे थे चुप है सर। एक सेकंड, उसमें बोलेंगे नहीं ओके बोलेंगे। मैडम आप बोलिए, कंटिन्यू। देखिए, सिर्फ इनकी आवाज दीजिए। देखिए, जिस हाँ। प्रकार से ये तो पिछड़े समाज के या जो दलित समाज के नेता जो बीजेपी को सहयोग करते हैं, या जो पिछड़े समाज के नेता बीजेपी में शामिल हैं, उनको समझना चाहिए कि बीजेपी की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में इस बुनियाद पे पड़ी थी कि पिछड़े दलित समाज के लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो बाबू जगजीवन राम जी हो क्योंकि वो दलित समाज से थे, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो चूंकि वो पिछड़े समाज से थे। और जो पिछड़े समाज से कुछ नेता भाजपा गिरोह में शामिल है, चूंकि ये गिरोह है, गैंग है, महारेपिस्टों का, महाभ्रष्टाचारियों का, डकैतों का गिरोह है, गैंग है बीजेपी। तो जो पिछड़े वर्ग के नेता इस गैंग में उन्होंने कभी शामिल हैं। प्रज्वल रवन्ना को स्वीकार नहीं किया, आप नहीं कह सकते। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, कहानी अभी स्वीकार नहीं सुनिए, किया। सुन लीजिए। जो पिछड़े समाज के नेता इनके गैंग में शामिल हैं, उनको शामिल ही इस उद्देश्य से किया और उनको पद ही इस उद्देश्य से दिया है। वो दरअसल नौकरी पे रखे गए हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के योद्धा हैं, उनके बहाने पिछड़े और दलित समाज को गरियाना है, गाली देना है और कोसना है। ये उनको नौकरी पे रखा गया। अगर नहीं कोसेंगे, नहीं गाली देंगे, नहीं अपमानित तो करेंगे आपने तो नौकरी पूछा से उनसे हटा कि दिया वो जाएगा। मायावती को मोस्ट करप्ट कह रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? नहीं, आप पूछना चाहिए अरे आपको। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी तो बीजेपी है, जिनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगे हाथों प्रधानमंत्री से काम कराने के नाम पर रंगे हाथों पकड़ा गया था। अरे इनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, इनके डीएनए में रेप करना है। ये रेप जो जितना बड़ा रेपिस्ट उसको उतना बड़ा पद देते हैं। देखिए एडीआर की रिपोर्ट आई है, बीजेपी के सर्वाधिक एमपी एमएलए 54 एमपी एमएलए महिला उत्पीड़न के केसेस उनके ऊपर है, और विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट जिसने 500 तो क्या आपको बुरा लगा मायावती को इन्होंने जो कहा? सुनिए बात, इंपॉर्टेंट बात सुनिए। विश्व का जो सबसे बड़ा रेपिस्ट है जिसने 500 महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किया, आसाराम बापू, उसके चरणों पे इनके बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो चरणों पे बैठकर आशीर्वाद लेते, शिक्षा दीक्षा लेते, और अभी कुछ दिन पहले उसी रेपिस्ट को पैरोल दिलाने पे मदद की है। आपको मालूम है, पैरोल दिलाने में मदद की है, और जो पीड़िता है उसके परिवार वाले हुए हैं। ये क्यों मायावती को लेकर इतना ये अचानक इनको क्या हो गया? देखिए मैं कुछ कभी इसके पहले कभी इतना आक्रामक बीजेपी वाले नहीं रहे। देखिए मुझे कुछ और ये आज ही रणनीति बदली है। मुझे कुछ ये लग रहा है कि पहले ये तय था कि बसपा भाजपा का विरोध ना करके भाजपा को आगे बढ़ाएगी। अब ये तय है कि भाजपा बसपा का विरोध करके बसपा को आगे बढ़ाएगी। ये पॉलिटिकल एक नया स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का। उसको बसपा को आगे बढ़ाने के लिए बहन जी की आलोचना, तो ये इंटेंशनली अटैक किया। बिल्कुल, ये नई पॉलिसी है पीडीए की काट की। पीडीए वाकई उभर रहा है, पीडीए की जड़ों में आरक्षण और संविधान। ये कैलकुलेटेड अटैक है मायावती। मैं आपको एक जानकारी 10 सेकंड में दे दूं। पीडीए का वो असर है कि उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी जो कर्मचारियों के संगठन है वहां पीडीए चल रहा है। मैं आपको जानकारी, पत्रकारों का कोई संगठन होता है, उसमें मान्यता प्राप्त लोगों के चुनाव होता है, उसमें पीडीए चल रहा है। मैं आपको पूरे साक्ष्यों के साथ बता दूं। ये पत्रकार जातिवादी बहुत खराब बात है। हर तरफ, अरे मैं वकीलों में चल रहा होगा, टेम्पो स्टैंड वालों में चल रहा होगा, हर जगह पीडीए छाया हुआ है, और उसकी काट के लिए उनको बसपा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऑल राइट, राजेश चौधरी जी, ये क्या बंद में मायावती का कोई मसला है आप लोगों के साथ? देखिए, मैं नवेद भाई की बातें सुन रहा हूँ, बिल्कुल प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे इंडी गठबंधन के प्रवक्ता। अरे आप तो भी उनको भी यही बात बोल रहे थे। एकदम प्रवक्ता के रूप में। कालीचरण जी को भी आप यही कह रहे थे। अरे बीजेपी को दिक्कत है कि इनके जीबी वोटर भी इनसे खिसक गए हैं। ये कहां पीडीए का वोट ले पाएंगे? जीबी वोटर जिनको धन्यवाद, डिबेट ओवर, इनका भी वोट खिसक चुका है बीजेपी। सर आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद इस डिबेट को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी शानदार होगा। नमस्कार।